सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां हम सर बैंक ऑडिट का एक बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर और सीआरआर सर, इस टॉपिक से आईसीआई ने एक बढ़िया वाला क्वेश्चन भी पूछा था, एमसीक्यू बेस्ड इन द नवंबर 24 एग्जाम, जो नवंबर 24 एग्जाम में हुए थे। अब इस टॉपिक में सर कई सारी अमेंडमेंट आ गई हैं, कई सारी चीजें ऐड हो गई हैं, जो कि इस सेशन में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। अभी तक मुझे नहीं पता आपने इस अमेंडमेंट को गो थ्रू किया है कि नहीं, बट इसके बाद आपको पूरी अमेंडमेंट पे बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लस मैं आपके लिए एक बढ़िया वाला क्वेश्चन भी बना के लाया हूं। दिस क्वेश्चन का जो बेस है ये आईसीआई वाला ही है, जो आईसीआई ने नवंबर 24 में पूछा था। उसमें मैंने कई सारी एडजस्टमेंट्स ऐड कर दिए, जिसको करके आपको मजा आ जाएगा। आर यू पीपल रेडी? यस सर, वी आर रेडी। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज अ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स। जो भी आप डिपॉजिट्स लेते हो पब्लिक से, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, उसका एक मिनिमम फ्रैक्शन आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कम ऑन, आपने पैसा पब्लिक से लिया, उसका एक फ्रैक्शन किसके पास रखना है? आरबीआई के पास रखना है। अब कितना फ्रैक्शन आरबीआई के पास रखना है, ये लिखा होता है कैश रिजर्व रेशियो के बारे में इन द मास्टर सर्कुलर ऑफ आरबीआई। बस इतनी सी बात है कैश रिजर्व रेशियो में। तो एक बात समझ के चलना, जब आप अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रखते हो, तो सर आरबीआई वाले केस में इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब आता है मेन टॉपिक, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? सारे बच्चे ध्यान से समझना, मैं आपके लिए प्यारे प्यारे नोट्स बना के लाया हूं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में होता है कि जो भी आपको डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, जो भी आपको पब्लिक से डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, चाहे करंट अकाउंट डिपॉजिट है, चाहे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है, चाहे फिक्स डिपॉजिट है, हमें जो सारा पैसा मिला है ना, वो पूरा का पूरा पैसा लोन के फॉर्म में नहीं देना। फिर से समझना, जो मुझे पब्लिक से पैसा मिला है, वो पूरा का पूरा पैसा जो डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिला है, मुझे लोन नहीं देना। सर क्यों? मेरे को एक बात सोचो, मैंने पब्लिक से 100 रुपए लिए और 100 रुपए का ही लोन दे दिया। हाँ सर, अगर कल को कोई पब्लिक का बंदा मेरे से पैसे मांगने आ गया, सर वो जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखे थे ना, वो मुझे विड्रॉ करने हैं, तो मैं उसको कैसे दूंगा? हाँ सर। तो आरबीआई कहता है आपने पब्लिक से 100 रुपए लिए, हाँ, 100 के 100 लोन में मत दे देना। तो सर कितने देने हैं? वो एक परसेंटेज बताता है, वो एक परसेंटेज बताता है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसका नाम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि स्टैच्यू में लिखा है, आरबीआई के लॉ में लिखा है कि आपको ऐसा रेशियो मेंटेन करना है। और ये रेशियो किसको लेके है? लिक्विड एसेट्स को, यानी जो पब्लिक ने आपको पैसा दिया है, उसको कुछ परसेंटेज को आपने अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स रखना है। अब सर ये लिक्विड एसेट्स क्या हो सकते हैं? कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो सकती है, बाकी लिक्विड एसेट्स हो सकते हैं। कुछ परसेंटेज इन एसेट्स में आपने रखना है। अब एज अ ऑडिटर मैं क्या चेक करूंगा? यही दो चीजें। सबसे पहले इनकी डिपॉजिट्स की लायबिलिटी क्या है, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग हो, चाहे फिक्स्ड हो। जो करंट और सेविंग होते हैं, ये तो पब्लिक डिमांड पे मांग सकती है, तो इनको कहते हैं डिमांड लायबिलिटी। जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम मांगे जाएंगे, तो इनको कहते हैं टाइम लायबिलिटी। ठीक है सर, इन्हीं का कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में रखना होता है। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी और लिक्विड एसेट्स। हमारा जो मेन गेम है आज के सेशन में वो यही है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होती है। तो सबसे पहले कहता है ऑडिटर विल वेरीफाई द कंप्लायंस, किसके साथ? विद द आरबीआई इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन। अब सर ये कौन से दिनों पे करेगा? तो ये कहता है रैंडमली 12 डेट्स लेगा, बट इट शुड नॉट बी फ्राइडे। सर फ्राइडे क्यों नहीं? अरे फ्राइडे को तो मूवी लगती है ना, बढ़िया मूवी वूवी देखने जाएगा एकदम। अरे ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है ना, समझना, जो हमारा ब्रांच ऑडिटर है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस भेजता है फॉर द कंसोलिडेशन पर्पस टू द हेड ऑफिस। ठीक है सर, जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सब अपना ट्रायल बैलेंस भेजती हैं फॉर कंसोलिडेशन पर्पस एट द हेड ऑफिस। ठीक है सर, ये फ्राइडे को भेजती हैं। तो जब ये फ्राइडे को भेजती है, तो हम फ्राइडे क्यों सेलेक्ट करें? हम अलग से कुछ डेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है सर, तो जिन डेट्स पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस आया है, उस दिन पे हम ब्रांच ऑडिटर को बोलेंगे तो कैश बैलेंस भी वेरीफाई कर लेना। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस देखे और हमने कुछ डेट सेलेक्ट करी विच शुड नॉट बी फ्राइडे। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को तो कंसोलिडेशन होती है, चेकिंग होती है, तो हमने इसके अलावा बाकी डेट सेलेक्ट करी और उन सब दिनों में कैश बैलेंस चेक किया। सर कैश बैलेंस क्यों चेक किया? अरे बाबा, आप लिक्विडिटी देखना चाहते हो ना? हाँ सर, तो कैश बैलेंस देखना पड़ेगा। अब ये कहता है टेस्ट बेसिस पे, आपने यहाँ पे लिक्विडिटी देख ली, हाँ सर, अब यहाँ पे डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी की पोजीशन चेक करो। अब जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसको कैलकुलेट करते वक्त कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। ठीक है सर, ये सब चीजें एक्सक्लूड होंगी, डोंट वरी, मैं सब समझाऊंगा। ठीक है सर, और कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। अगर आप एक्सक्लूजन और इंक्लूजन समझ गए,
तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, ठीक है सर। सबसे पहले क्या एक्सक्लूड होगा? तो जिसकी भी नेचर, फिर से बोल रहा हूं, जिसकी भी नेचर पब्लिक के डिपॉजिट्स की तरह नहीं है वो सब एक्सक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल, या लाइबिलिटी नहीं है, एक्सक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी पेड अप कैपिटल लाइबिलिटी होती है? नहीं सर। क्या रिजर्व्स लाइबिलिटी होती है? नहीं सर। क्या पीएनएल लाइबिलिटी होती है? नहीं सर। चुपचाप एक्सक्लूड करो। साथ ही साथ जो आपने बड़े बड़े लोन्स लिए हैं सर, किससे? आरबीआई से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से, नेशनल हाउसिंग बोर्ड से, नबार्ड से, सिडबी से, ये जो भी बड़े बड़े बैंकों से लोन लिए हैं इन सबको एक्सक्लूड करो, क्योंकि ये पब्लिक के डिपॉजिट्स नहीं है, ठीक है सर। तो पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, पीएनएल एंड लोन्स फ्रॉम बड़े बड़े बैंक एक्सक्लूड हो गए, ठीक है सर। समझते चलना। दूसरी चीज, मान लो मैंने कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखे थे सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी मैंने एक एडवांस दिया था विजय माल्या को। ओहो हो, मैंने एक एडवांस दिया था विजय माल्या को, तो मुझे नहीं लग रहा था पैसे देगा, तो मैंने उसका 100% प्रोविजन बना रखा था, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी थी प्रोविजन की। अब सर अगर उसमें से कुछ रिकवरी हो गई है, अगर उससे कुछ रिकवरी हो गई है तो प्रोविजन में से माइनस कर देनी चाहिए, लाइबिलिटी में से एक्सक्लूड कर देनी चाहिए। यस और नो? यस सर। तो अगर आपकी कोई रिकवरी हो गई है इन द प्रोविजन तो वो आप लाइबिलिटी से माइनस करके चलोगे, ठीक है सर। इसी तरह ये कहता है आपने कुछ अमाउंट रिसीव करी है रुपीज में, क्यों? अगेंस्ट सम इंपोर्ट बिल्स। अगेंस्ट सम इंपोर्ट बिल्स जो आपने सन्ड्री डिपॉजिट्स में रख रखे हैं, जहां पे फाइनल रेट्स पेंडिंग है, कहीं ना कहीं फाइनल रेट्स पेंडिंग है। तो सर ये गेम क्या है, ध्यान से समझना, सारे बस करो। देखो क्या हुआ, इंपोर्टर को गुड्स इंपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, लोन दिया। मैंने इंपोर्टर को गुड्स इंपोर्ट करने के लिए लोन दिया कि भाई ठीक है, ये ले $100 का लोन, ये ले $100 का लोन, और जब भी तेरे पास पैसा वगैरह हो तो मेरे को लोन रिटर्न कर देना, ठीक है सर। अब सर जब इंपोर्टर के पास पैसा आ गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है सर, तो इंपोर्टर के बिहाफ पे क्या करेगा ना, बैंक पेमेंट कर देता है। तो बैंक ने मान लो $100 की पेमेंट कर दी, बैंक ने मान लो क्या किया, $100 की पेमेंट कर दी, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, बैंक ने 100 कितने की पेमेंट करी सर? बैंक ने पेमेंट करी $100 की, ठीक है सर। इंपोर्टर ने क्या किया, इंपोर्टर ने आपको कुछ रुपीस दिए हैं। कितने रुपीस दिए हैं? इंपोर्टर ने मान लो आपको दे दिए 8,000 रुपए। 8,000 रुपए, क्योंकि इसने रेट ले लिया कि भाई $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, तो इसने आपको 8,000 रुपए दे दिए, ठीक है सर। अब ये जो 8,000 रुपए थे ना, इससे आपने क्या किया, इसे आपने सन्ड्री डिपॉजिट में रख दिया। इसको आपने सन्ड्री डिपॉजिट में रख दिया, यानी ये आपकी एक लायबिलिटी बन गई। ये आपकी एक लायबिलिटी बन गई। सर आपने इसको सन्ड्री डिपॉजिट में क्यों रखा? बिकॉज आपको लगता है जो फाइनल एक्सचेंज रेट है वो पेंडिंग है। जब तक फाइनल एक्सचेंज रेट नहीं आता, मैं इंपोर्टर से जो रिसीवेबल है उसको सेट ऑफ नहीं करूंगा। जो मुझे इंपोर्टर से $100 का रिसीवेबल है, मैं इसको सेट ऑफ नहीं करूंगा जब तक फाइनल रेट नहीं आ जाता। तो लॉजिकली सोच के बताओ, ये जो इंपोर्टर से 8,000 रुपए मिले हैं, हाँ सर, क्या ये एक्चुअल में कोई करंट अकाउंट है? नहीं सर। कोई सेविंग अकाउंट है? नहीं सर। कोई फिक्स डिपॉजिट है? मैंने कहा नहीं। सिंपल सी बात है, जैसी फाइनल एक्सचेंज रेट आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, जो इंपोर्टर से पैसा मिला है और जो इंपोर्टर से रिसीवेबल था और जो पैसा मिला है, मैं इन दोनों को सेट ऑफ कर दूंगा। तो ये एक्चुअल में तो मेरी लायबिलिटी रहेगी ही नहीं। हाँ सर। तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको रुपीस मिलते हैं अगेंस्ट अ इंपोर्ट बिल, जो आपने सन्ड्री डिपॉजिट में रखे, वेयर द फाइनल रेट्स आर पेंडिंग, ये भी आपकी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेंगे। अभी बस आप चीजों को समझते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद ये क्या कहता है, अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स या बैलेंसेस जो कहां पड़े हैं, लिंक ब्रांच में। कहां पड़े हैं? लिंक ब्रांच में। अब ये लिंक ब्रांच में किस चीज का पैसा पड़ा है? मान लो आपका कोई कस्टमर है जिसका डिविडेंड आया है, ठीक है सर, टू द एक्सटेंट ऑफ पेमेंट बाय अदर ब्रांच। कहीं ना कहीं इस डिविडेंड की पेमेंट दूसरी ब्रांच ने कर दी है, एंड दिस इज नॉट एडजस्टेड बाय द लिंक ब्रांच। अब सारे बच्चे समझना हुआ क्या। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे क्या होता है, आईटीसी लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और ये एसबीआई की लिंक ब्रांच में जाके पड़ गया, ठीक है सर। अब ये जो लिंक ब्रांच है ना, इसके पास 2 ऑप्शन है कस्टमर को पैसे देने के। सर क्या? या तो ये डायरेक्ट क्रेडिट कर दे टू द शेयर होल्डर, या फिर
एसबीआई आईटीसी कई बार क्या करता है, डिविडेंड वारंट्स देता है। डिविडेंड वारंट्स देता है जिसको बाकी ब्रांचेस भी प्रोसेस कर सकती हैं कि एज अ शेयर होल्डर मैं डिविडेंड वारंट लेके गया और पैसे लेके वापस आ गया। कम ऑन, डिविडेंड वारंट लेके गया और पैसे लेके वापस आ गया। ठीक है सर, अब समझना क्या हुआ, अब समझना क्या हुआ सर इस केस में। सारे बच्चे इधर फोकस करो। ठीक है सर, अब हुआ क्या, एज अ शेयर होल्डर मैं डिविडेंड वारंट लेके गया और मैंने एसबीआई के ब्रांच को दे दिया। ठीक है सर, एसबीआई की ब्रांच ने मुझे क्या दिया, पेमेंट दे दी। ये कोई दूसरी ब्रांच है, ये कोई दूसरी ब्रांच है जिसके साथ मैंने किया एज अ शेयर होल्डर, मैं डिविडेंड वारंट लेके गया, एसबीआई ब्रांच को दिया, जो कि दूसरी ब्रांच थी। उस ब्रांच ने मुझे क्या करी, पेमेंट कर दी। और सर इसको पेमेंट करके क्या करना चाहिए था, कहीं ना कहीं लिंक ब्रांच को इन्फॉर्म करना चाहिए था, कहीं ना कहीं लिंक ब्रांच को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई मैं पेमेंट कर चुकी हूं, अब तू लायबिलिटी को हटा दे। इसने इन्फॉर्म नहीं किया। तो लॉजिकली सोच के बताओ, क्या लिंक ब्रांच की आज की डेट में कोई लायबिलिटी बनती है? डू यू थिंक देयर इज एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स दिस शेयर होल्डर? द आंसर इज नो। सर क्यों? आईटीसी ने इसको डिविडेंड दिया था शेयर होल्डर को देने के लिए। क्या शेयर होल्डर को उसकी पेमेंट मिल गई? मिल गई सर। तो क्या लिंक ब्रांच की कोई लायबिलिटी है? मैंने कहा नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है, इसको चुपचाप एक्सक्लूड करके चलो। तो ये कहता है अगर कोई अनएडजस्टेड डिपॉजिट या बैलेंसेस पड़े लिंक ब्रांच में, कौन से बैलेंसेस, जो कोई दूसरी ब्रांच पे कर चुकी है और लिंक ब्रांच ने एडजस्ट नहीं करे। क्यों नहीं एडजस्ट करे? क्योंकि इस नालायक ने इसको इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगी, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है सर, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। एकदम मीठे मीठे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझते हुए चलना। अगला पॉइंट कहता है मार्जिन्स। सर किसके अंदर? इन द डिपॉजिट्स फॉर फंडेड फैसिलिटीज। फंडेड फैसिलिटीज क्या हो सकती है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। सपोज एज अ बैंक मैंने किसी भी कस्टमर के लिए डेटर को डिस्काउंट करा, मैंने डेटर को डिस्काउंट किया, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 100 रुपए का डेटर डिस्काउंट किया है तो आप सामने वाले को पूरे 100 रुपए के हिसाब से पैसा देते हो? मैंने कहा नहीं, मैं उसको 90 रुपए दूंगा, मैं उसको 90 रुपए दूंगा अपना मार्जिन काट के, अपना मार्जिन काट के। सर अपना मार्जिन काट के क्यों दिया आपने 90 रुपए? भाई मेरे एक बात समझो, मुझे थोड़ा डर भी तो है, मुझे थोड़ा डर भी तो है कि कल को डेटर ने मुझे पूरे पैसे दिए कि नहीं। हाँ सर, तो मैं अपना कहीं ना कहीं 10 रुपए का मार्जिन काटूंगा और 90 रुपए दूंगा। अब एक बात बताना, जो मैंने 10 रुपए काटे हैं, वॉट एवर 10 रुपीज दैट आई हैव डिडक्टेड, क्या ये मेरी लायबिलिटी है? मैंने कहा नहीं, ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। सर ये आपकी लायबिलिटी क्यों नहीं है? भाई एक बात बताओ, मैंने सामने वाले को पैसा दिया, हाँ सर, कितना रुपए दिया? 90 रुपए दिया। क्या मैं बोल दूं ये 90 रुपए एक एडवांस है? हाँ सर ये एडवांस है। कभी ना कभी जाके मेरे को ये चीज रिकवर भी करनी है। हाँ सर आपको रिकवर भी करनी है। तो जब मैं रिकवर करूंगा तो रिकवरी के टाइम पे मैं ऑलरेडी ये मार्जिन काट लूंगा, मैं रिकवरी के टाइम पे ऑलरेडी ये मार्जिन काट लूंगा। सर सिंपल सी बात है, सपोज एक बंदा मेरे से डेटा डिस्काउंट करा के गया, अब मान लो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद ये आता है मुझे पैसा देता है, तो जब ये पैसा देगा तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो एडजस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो ये मार्जिन है ये एडजस्ट हो जाएगा। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है सर मार्जिन को लेस क्यों कर देगा? अरे लॉजिकल सी बात है ना यार, लॉजिकल सी बात है। आपके पास एज अ बैंक सामने वाले कस्टमर का 10 रुपया पड़ा हुआ है, हाँ सर 10 रुपये पड़ा हुआ है, तो मान लो आपको जो रिकवरी करनी है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट विंटरेस्ट लगा के आपको रिकवरी करनी है, मान लो 99 की, हाँ सर। तो जब आप 99 मांगना चाहते हो सामने वाले से, तो उसने 10 रुपये तो ऑलरेडी दे रखे हैं, हाँ सर, तो इसमें से आप 10 रुपये माइनस करके 89 ही तो लोगे सामने वाले से, हाँ सर। अब लॉजिकली बताओ, क्या 10 रुपये आपकी लायबिलिटी थी? क्या आपको ये पैसा किसी को देना था? मैंने कहा नहीं, जो हमें रिकवरी करनी थी आगे जाके उसी में से 10 रुपए एडजस्ट करे और 89 ले लिए। तो 100 बात की एक बात यही है, अगर आपके पास कोई मार्जिन पड़ा है इन द डिपॉजिट फॉर्म फॉर द फंडेड फैसिलिटी, फंडेड फैसिलिटी यानी कहीं ना कहीं आपने सामने वाले को कोई लोन दिया है, उस लोन से जब पैसा रिकवर होगा तो आप उसमें से मार्जिन एडजस्ट कर दोगे, तो दिस इज नॉट योर लायबिलिटी। ये लायबिलिटी नहीं है जो आपको किसी और को पे करनी है। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे आओ, बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक, बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक विद आरबीआई अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर बिल डिस्काउंटेड मतलब मैं कहीं ना कहीं एक बिल लेके गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, मैंने बोला कि भाई आज की डेट में मुझे पैसा दे दो, जो पैसा मुझे 3 महीने बाद मिलने वाला है वो आप मुझे आज दे दो। ठीक है सर। तो अगर आपने कोई बिल डिस्काउंट कर रखा है विद द आरबीआई अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सर ठीक है, ये एक लायबिलिटी है, ये एक लायबिलिटी की कहीं ना कहीं 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे देने पड़ सकते हैं, जो कि उसने आज आपको दे दिए हैं। बट डू यू थिंक इट इज इन द नेचर ऑफ अ करंट अकाउंट? नो। सेविंग अकाउंट? नो।
इज इट इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट? नो। तो अगर आपने एज अ बैंक बिल डिस्काउंट कर रखा है, दिस इज अ लायबिलिटी बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट्स, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं डीटीएल का पार्ट नहीं बनाते। अब सर इनकम टैक्स प्रोविजन की लायबिलिटी भी एक अलग तरीके की है, तो वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगी। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं सर नेट का मतलब क्या है? नेट इनकम टैक्स प्रोविजन का मतलब है जितनी भी लायबिलिटीज है उनको ऐड कर दो, चाहे करंट टैक्स लायबिलिटी, चाहे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और आपके पास जो भी टैक्स के क्रेडिट्स है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, ये सब आप माइनस करोगे तो नेट इनकम टैक्स आ जाएगा। इसके अलावा ये कहता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डीआईसीजीसी, ईसीजीसी। सर डीआईसीजीसी क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सर ये डीआईसीजीसी क्या होता है? मतलब सपोज एज अ कस्टमर मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, ठीक है सर। अब अगर मैंने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करा रखे और बैंक का दिवालिया निकल गया, बैंक मतलब बैंकरप्ट हो गया, वाओ, बैंक बैंकरप्ट हो गया। अब अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो जो मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा था उसकी क्या कोई इंश्योरेंस होती है? हाँ सर, डीआईसीजीसी उसकी इंश्योरेंस देता है। तो आई थिंक अराउंड 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस होती है कि 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो डीआईसीजीसी आपको दे देगा। ऐसे ही सर एक ईसीजीसी भी होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये भी इसी तरह की इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है। एक और इंश्योरेंस कंपनी है या फिर कोई कोर्ट का रिसीवर। तो सर कोई भी ऐसा केस होता है जहां पे आपको इन अथॉरिटीज से कोई पैसा मिलता है फॉर योर कस्टमर्स, तो इसको भी ये लोग कहते हैं कि ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी लायबिलिटीज के फॉर्म में नहीं आएगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर आता है नेट अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस अंडर द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। सर नेट अनरियलाइज्ड गेन्स ऑन डेरिवेटिव क्या है? तो कई बच्चों को पता होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। हाँ सर। अब जब तक आपने वो फ्यूचर वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको सेट ऑफ नहीं किया, यानी फ्यूचर बाय करके फ्यूचर सेल नहीं किया या ऑप्शन बाय करके ऑप्शन सेल नहीं किया, तो जब तक वो अनरियलाइज्ड है, कहीं ना कहीं ये जो अनरियलाइज्ड गेन है आपका नेट अनरियलाइज्ड गेन, सर ये आपकी लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है सर। इसके अलावा ये कहता है एडवांस इनकम जो आपने रिसीव करी है। अब सर गेन लायबिलिटी कैसे बन रहा है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। भाई साहब यहां पे जो गेन है ना, गेन जो है ये गेन कभी भी लायबिलिटी नहीं होता। गेन हमेशा आपका एसेट होता है कि भाई फ्यूचर में रिकवर होगा। ठीक है सर। अगर आप अपने नोट्स देखो यहां लिखा है नेट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। कहीं ना कहीं जो लॉस है ना बाबू, वो आपकी लायबिलिटी बन सकता है। द लॉस कैन बिकम योर लायबिलिटी बिकॉज अल्टीमेटली आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये कहता है नेट अनरियलाइज्ड लॉस होना चाहिए यहां पे, बट गेन और लॉस दोनों लिख रखा है। गेन विल बी योर एसेट, लॉस शुड बी योर लायबिलिटी। सो नेट अनरियलाइज्ड लॉस फ्रॉम द डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अंडर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, इसको भी एक्सक्लूड करके चलना है। इसके अलावा जो भी आपको एडवांस इनकम मिली है, हर बैंक का एक कर्तव्य होता है एनुअल फीस लेने का, विच इज नॉट रिफंडेबल। तो सर लायबिलिटी है ही नहीं, जब रिफंडेबल है ही नहीं तो एक तरह से आपको एडवांस में मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं आपने कैसे ट्रीट करनी है? लायबिलिटी है बट वैसी नेचर की नहीं है ना कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी नहीं है। बंदा आपसे पैसा वापस नहीं मांग सकता, तो ये भी आप एक्सक्लूड करके चलोगे। अब सर एक और बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट आता है, सारे बच्चे फोकस करो। लायबिलिटीज ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिट अंडर बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। अब सर ये बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी क्या, ध्यान से समझना। एक इंपोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है। इंपोर्टर को गुड्स चाहिए तो इसने गुड्स मंगाई 90 डेज के क्रेडिट पीरियड पे। ठीक है सर। अब एक्सपोर्टर को डर लग रहा है कहीं इंपोर्टर डिफॉल्ट ना कर दे, तो ये क्या करता है ना, ये इंपोर्टर के बैंक से गारंटी लेता है। इसी गारंटी का दूसरा नाम है बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी गारंटी देती है कि भाई इंपोर्टर ने पे नहीं किया तो हम पे कर देंगे इन 90 डेज। बट अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट कर गया तो सर ये बैंक की लायबिलिटी हो जाएगी। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, सारे बच्चे इधर फोकस करो। लायबिलिटी ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिट अंडर बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। यूटिलाइजेशन मतलब आपका जो इंपोर्टर था वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर गया। तो अगर इंपोर्टर के डिफॉल्ट की वजह से आपकी कोई लायबिलिटी आ जाती है, यानी BAF, बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी की लायबिलिटी आ जाती है ड्यू टू द इंपोर्टर डिफॉल्ट, तो सर अगेन ये लोग कहते हैं इसकी जो नेचर है, इट इज नॉट लाइक अ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और अ फिक्स डिपॉजिट, तो इसको भी आपने एक्सक्लूड करके चलना है। तो कई सारे बच्चे कह सकते हैं सर पॉइंट्स तो सारे समझ आ गए, अल्टीमेटली क्वेश्चन में हम कैसे फील करेंगे कि ये वाला पॉइंट यहां पे कवर्ड था, तो मैं आपको बताता हूं कैसे खेलना है आपके साथ, कैसे खेलना है इस गेम में। तो सारे बच्चे इधर फोकस करो। हाँ सर। सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स उठा लो। पीपी। सर पीपी का क्या मतलब है? पी का मतलब है पेड अप कैपिटल और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, रिजर्व्स हो गए, प्रॉफिट हो गए और
इसके अलावा आपके क्रेडिट बैलेंस हो गए, और साथ ही में आ जाएंगे आपके बड़े बड़े लोन्स। ये पॉइंट्स आपको मैं याद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में काम आएंगे, ध्यान रखना। जो भी आपके बड़े बड़े लोन्स है फ्रॉम आरबीआई, बड़े बड़े बैंक कौन से हैं, सिडबी, ठीक है, नबार्ड, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोर्ड, इन सबको आपने यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, ठीक है सर। दूसरा पी क्या है, पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज। जो भी आपने प्रोविजन बना रखा था उसमें से रिकवरी हो गई तो उसको माइनस कर दो, ठीक है सर। पीपी तो क्लियर है, पीपी तो क्लियर है। अब मैंने कहा एम उठा लो। एम से क्या है, मैंने कहा एम से है मार्जिन्स। एम से है मार्जिन। सर ये मार्जिन्स कौन से वाले मैंने बताए थे, जो भी आपने क्रेडिट फैसिलिटीज दी हैं, जो भी आपने फंडेड फैसिलिटीज दी हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज दी हैं, अगली बार जब बंदा पैसा वापस करेगा तो आप मार्जिन एडजस्ट कर दोगे, सो दिस इज नॉट योर उस टाइप की लाइबिलिटी। तो ये मार्जिन भी कहीं ना कहीं एक्सक्लूड होगा, ठीक है सर। इसके बाद था अन। अन मीन्स अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स। जो भी अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स है और अमाउंट्स है जो लिंक ब्रांचेस में पड़ी हैं, उस लिंक ब्रांच की पेमेंट कहीं ना कहीं किसी और ब्रांच ने कर दी तो अब वो लाइबिलिटी नहीं है, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है सर। एंड इसके बाद याद रखना आई। आई का मतलब है इंपोर्ट बिल्स। आई का मतलब है इंपोर्ट बिल्स, यानी जो भी इंपोर्ट बिल्स के रिगार्डिंग आपको अमाउंट मिली है बट अभी तक आपने इस अमाउंट को ना रिकवरेबल से सेट ऑफ नहीं किया है। जो पैसा रिसीव हुआ है और जो रिकवरेबल था, इन दोनों को सेट ऑफ नहीं किया है। सर क्यों सेट ऑफ नहीं किया है, क्योंकि फाइनल रेट पेंडिंग है। तो ये 5-6 पॉइंट आप ऐसे याद रखोगे सर। क्या, पीपी मुन्नी। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, पीपी मुन्नी। लिखा आपने? हाँ सर लिखा। एक मिनट, कहां लिखेंगे, यहां लिख दो, पीपी मुन्नी, ठीक है। मुन्नी बदनाम हुई। तो पीपी मुन्नी का मतलब लास्ट बार एक बार फटाफट बता दो सर। पी का मतलब था आपका सबसे पहले तो पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, पीएनएल एंड लोन्स फ्रॉम बड़े बड़े बैंक, ठीक है सर। अगले पी का मतलब था पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज, कहीं ना कहीं रिकवरीज हुई है जहां भी आपने प्रोविजन बना रखा था। एम का मतलब क्या था, मार्जिन्स। कहीं ना कहीं आपने मार्जिन्स ले रखे हैं, ठीक है, लोगों से फॉर द फंडेड फैसिलिटी, तो वो भी लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेंगे। इसके बाद सर ये है उन। उनका मतलब क्या है, अनएडजस्टेड डिपॉजिट। जो अनएडजस्टेड डिपॉजिट थे लिंक ब्रांचेस वाले, जो कहीं ना कहीं किसी और ब्रांच ने पे कर दिए, वो भी लाइबिलिटी नहीं है। एंड आई का मतलब था इंपोर्ट बिल्स। कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट बिल्स है जहां पे फाइनल रेट पेंडिंग है, वो भी आपका इस तरह की लाइबिलिटी नहीं बनेगा। पीपी मुन्नी तो आ गया। अब सर इसके आगे के पॉइंट्स क्या है, इनको भी अपन करते हैं और इसकी पूरी टेक्निक को ना अपन कंप्लीट करके दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं है, अभी क्वेश्चन करने के लिए ये भी करना जरूरी रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पानी के 2-2 घूंट लगाओ, पानी के 2-2 घूंट लगाओ। आगे वाले पॉइंट्स में बता दो कैसे ध्यान रखने हैं। मैंने कहा जो पीपी मुन्नी है ना, देखो अमेंडमेंट से पहले, अमेंडमेंट से पहले का तो बस यहीं तक था, ठीक है सर। अमेंडमेंट के बाद ये सारे पॉइंट्स आ गए तो मैंने कहा अब पीपी मुन्नी बड़ी हो गई है। सारे बोलो मेरे साथ, जो पीपी मुन्नी है ये कहीं ना कहीं अब बड्डी हो गई है। सर बड्डी हो गई है यानी अब बीबी वाले 2 पॉइंट्स ढूंढेंगे। सर बीबी वाले 2 पॉइंट्स क्या है, मैंने कहा बीबी वाले 2 पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले तो बिल्स डिस्काउंटेड। जो भी बिल डिस्काउंट करे आपने फ्रॉम अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ आरबीआई, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरा बी था बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। अगर इंपोर्टर ने आपका काम खराब किया और आपकी लाइबिलिटी आ गई तो वो भी डीटीएल का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है सर। बीबी वाला पॉइंट भी हो गया। अब ए से क्या है, मैंने कहा ए से है आपका एडवांस इनकम। ए से है एडवांस इनकम। जो भी एडवांस इनकम आती है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल फीस और फलाना ढिमकाना, जो आपको रिफंडेबल नहीं है, वो भी एक्सक्लूड होगी, वो भी एक्सक्लूड होगी। तो मैंने कहा ये भी हो गई। अब डी डी से क्या है, डी डी से भी बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं सर, लॉजिकली चलेंगे। एक तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम डीआईसीजीसी, ईसीजीसी, या कोई भी इंश्योरेंस या कोर्ट से कोई पैसा आया किसी पर्सन के लिए, तो वो आपका इस तरह की लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है सर। या फिर आपकी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में कोई नेट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है। इन लोगों ने, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि गेन क्यों लिखा है, लॉस वाला ही पॉइंट होना चाहिए। अगर कोई अनरियलाइज्ड लॉस है तो वो भी आपकी इस तरह की लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है सर। एंड आखिरी में आता है ई। आई का मतलब क्या है सर, आई का मतलब है यहां पे इनकम टैक्स, ठीक है। लॉजिकली चलो, इनकम टैक्स प्रोविजन, जो भी नेट इनकम टैक्स प्रोविजन है वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो लास्ट बार मैं पूरा का पूरा पॉइंट रिवाइज करा रहा हूं, सारे बच्चे इधर देखो। सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, पीएनएल, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वेरी गुड। लोन फ्रॉम बड़े बड़े बैंक भी इसी में कवर हो गया। दूसरे पी का मतलब था पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज। पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज जहां भी प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। एम का मतलब क्या है सर, एम का मतलब है मार्जिन्स। जहां भी आपने फंडेड फैसिलिटी दी है, कहीं ना कहीं वो मार्जिन को आप लोन की रिकवरी से सेट ऑफ मार दोगे। उनका मतलब क्या है, अनएडजस्टेड बैलेंसेस। अनएडजस्टेड बैलेंसेस जो लिंक ब्रांच पे पड़े और उसकी पेमेंट किसी और ब्रांच ने कर दी,
ठीक है सर। आई का मतलब था इंपोर्ट बिल्स, कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट आई है, बट अभी फाइनल रेट पेंडिंग है, तो वो भी आपने सन्डे डिपॉजिट्स में रख रखा है। अब सर ये बड्डी हो गई, बड्डी हो गई का क्या मतलब है? मैंने कहा इसमें एक तो बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी वाला पॉइंट हमने कवर किया था, एक तो बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी वाला पॉइंट कवर किया था कि जहां पे आपने इंपोर्टर के लिए बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी दी है और वो लाइबिलिटी इंकर हो रही है। ठीक है सर। दूसरा बी यहां पे क्या था? बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड विद द आरबीआई अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोनों बी हो गए। ए से क्या था सर? ए से था एडवांस इनकम। जो एडवांस इनकम आई है और वो आपकी पेबल नहीं है, वापस आपको रिफंड बैक नहीं करनी, तो एडवांस इनकम भी इसका पार्ट बनेगी। अब डीडी क्या था? अब डीडी क्या था? मैंने कहा डीडी थोड़ा थोड़ा ध्यान से सोचो, व्हाट वर द पॉइंट्स ऑफ डीडी? सर डीडी में आएंगे हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े थे, सो याद तो रखना ही पड़ेगा ना। डीआईसी जीसी ईसीजीसी और जो इंश्योरेंस से पैसा आता है वो सब आएगा, और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। देखो आईसीआई ना मुझे लगता है बहुत ही खराब हो जाएगा अगर वो आपसे डायरेक्टली ये पॉइंट्स पूछेगा, बट अगर आपने 3-4 बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर रखा होगा ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है। इसी के अलावा कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन पे गेन और लॉस है, तो डेरिवेटिव और डीआईसी जीसी दोनों को साथ रखेंगे। ठीक है। एंड आखिरी में आता है आई मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स वाला नेट इनकम टैक्स प्रोविजन। तो कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल एक बार पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद इस टेक्निक को एक बार देख लेना कि कौन कौन से पॉइंट से क्या आ रहा है, और फिर आपसे क्वेश्चन पक्का पक्का हो जाएगा। क्या बात करो सर, अभी तुमको करवा के दिखाएंगे क्वेश्चन, कैसे नहीं होता, क्वेश्चन करवा के दिखाएंगे तभी मजा आएगा सर। डन सर। अब पानी के 2-2 घूंट लगा लो एंड एक बार इंक्लूजन्स कवर करते हैं फटाफट कि लायबिलिटी में क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्योंकि अगर ये चीजें ऑलरेडी डीटीएल का पार्ट है, ऑलरेडी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का पार्ट है, तो आप इनको अलग से माइनस नहीं करोगे फिर। ठीक है। चलो अब आओ मेरे साथ, ध्यान रखना यहां पे कुछ एमसीक्यूज वाले पॉइंट भी मिलेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले कहते हैं नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब जो भी पैसा आप ओ करते हो टू द हेड ऑफिस और अदर ब्रांचेस, ये आपकी लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। अब ये साथ में एक बात और कहता है सर, क्या? जो भी क्रेडिट एंट्रीज 5 साल से पुरानी है, जो भी क्रेडिट एंट्रीज 5 साल से पुरानी यानी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स, आप इनको ग्रॉस बेसिस पे लोगे। ग्रॉस बेसिस मतलब सपोज अगर मेरे को ब्रांच को 100 रुपए देने हैं, अगर मुझे कहीं ना कहीं ब्रांच को 100 रुपए देने हैं, यानी माई पेबल इज 100 एंड माई रिसीवेबल इज 40, एंड ये जो पेबल है ना, दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर लेट्स से 6 ईयर्स, कहीं ना कहीं 6 साल से आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे बताओ आप इसमें लायबिलिटी कैसे दिखाओगे? सर हम 60 रुपए नहीं दिखाएंगे, हम नेट बेसिस पे 60 रुपए नहीं दिखाएंगे, हमें लायबिलिटी 100 रुपए अलग से दिखानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स। तो ये एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन है जो आप ध्यान रख के चलोगे। ठीक है सर। इसी तरह से जो भी डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट अक्रू होता है, मैं बोल रहा हूं अक्रू नॉट ड्यू, मैं अक्रू की बात कर रहा हूं, ड्यू की बात नहीं कर रहा। अगर इंटरेस्ट अक्रू होगा तो ये कहीं ना कहीं फोर्टनाइट बेसिस पे होता है, फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते, कहीं ना कहीं हर 2 हफ्ते में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अक्रू होना चाहिए। एवरी 14 डेज द इंटरेस्ट शुड अक्रू। ठीक है सर। इसके अलावा ये कहता है जो भी कैश कोलेटरल्स है रिसीव्ड अंडर कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। अब सर ये कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन क्या? एएफएम की खुशबू आ रही है, एक्चुअल में एएफएम की खुशबू है। तो मान लो एक कंपनी है जिसने बैंक से एक इंटरेस्ट रेट स्वैप लिया है। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है? कंपनी जो बैंक को कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कहती है मैं 7% दूंगी, और जो बैंक है उसका कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट है वो है फ्लोटिंग रेट, दैट इज लाइबोर प्लस 2%। इसके बेसिस पे इन लोगों ने एक इंटरेस्ट रेट स्वैप बनाया है। अब जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है सर, इसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे जाएगी। हाँ सर। तो मान लो अगर इसकी वैल्यू एक लेवल से ऊपर ज्यादा चली जाती है, एक लेवल से ऊपर ज्यादा चली जाती है, तो अगर कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है, कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है, तो इसको ना कैश कोलेटरल वगैरह देना पड़ता है टू द बैंक। क्या देना पड़ता है? कैश कोलेटरल देना पड़ता है टू द बैंक। तो मुझे बताओ जो बैंक ने कैश कोलेटरल लिया, जो बैंक ने कैश कोलेटरल लिया, ये तो कंपनी को वापस देना पड़ सकता है आगे जाके। हाँ सर। कहीं ना कहीं ये जो कैश कोलेटरल लिया एज अ सिक्योरिटी, ये तो कंपनी को वापस देना पड़ सकता है। क्योंकि ये कंपनी को वापस देना पड़ सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पेबल। तो ये लोग कहते हैं इसको लायबिलिटी में इंक्लूड कर लो, ये चीज को आप लायबिलिटी में इंक्लूड कर लो। अब आप मेरे को पता है क्या बोल सकते हो सर? क्या सर ये तो मार्जिन की तरह ही हो गया ना, ये तो मार्जिन की तरह ही हो गया, मार्जिन फॉर द फंडेड फैसिलिटी। देखो मार्जिन फॉर द फंडेड फैसिलिटी में क्या होता है ना, सपोज अगर सामने वाले से 100 रुपए आने हैं, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा 10 रुपए काट के दे देना। जो मैंने तेरा 10 रुपए मार्जिन रखा था उसको काट के दे देना, मुझे मार्जिन वापस देने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने कैश कोलेटरल लिया इन दिस डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, तो ये जो कैश कोलेटरल लिया है ना, ये वापस देना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं वापस देना पड़ेगा। तो क्योंकि वापस देना पड़ेगा, इस वजह से ये इंक्लूड होगा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। बहुत बारीकी चीज है, समझ के चलना। फिर ये कहता है जो भी आपने बोरोइंग्स करी है फ्रॉम अब्रॉड बाय द इंडियन बैंक्स। तो सर एक बात बताओ, आपने बाहर से पैसा लिया है, दैट मींस इट इज योर लायबिलिटी टू द अदर बैंक्स। हाँ सर। तो ये जो भी लायबिलिटी टू द अदर बैंक्स होती है, आप इसको प्यार से एडवर्स बैलेंस ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट भी बोलते हो एएफएम में। तो इसको क्या करना है ना, ग्रॉस लेवल पे लेना है।
ग्रॉस लेवल पे लेना है, यानी जितनी आपने उनसे पैसे लिए हैं, तो जो भी आपने उनसे पैसे लिए वो लाइबिलिटी आप दिखाओगे, उसको नेट ऑफ नहीं करोगे जो भी आपको उनको देना है। ठीक है, ये बात आप समझ लेना। सर क्या मतलब? जो भी मैंने लाइबिलिटी ली है, जो भी मैंने उनसे पैसा लिया है, दैट इज माई लाइबिलिटी। हाँ सर। तो अगर मेरा उनसे कोई रिसीवेबल है तो आप रिसीवेबल के साथ नेट ऑफ नहीं कर सकते, आप इसको ग्रॉस लेवल पे लोगे। सो लाइबिलिटी टू द अदर्स शुड बी कंसिडर्ड एट ग्रॉस लेवल। दैट मीन्स जो भी इंटरनेशनल वाले लाइबिलिटीज है ग्रॉस लेवल पे लेंगे, बट अगर यही लाइबिलिटी टू द इंडियन बैंक्स है तो आप इसको नेट ऑफ कर सकते हो विद द एसेट्स। ये कहीं ना कहीं आप एसेट्स से नेट ऑफ कर सकते हो। तो छोटी सी बारीकी है जो ध्यान रख के चलनी है। अब सर छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं नोट्स वाले। क्या ये कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट को स्क्रूटिनाइज कर लिया करो। सर नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? हमारा अकाउंट आपके पास, हमारा अकाउंट आपके पास, यानी एक इंडियन बैंक का अकाउंट बाहर है इंडिया से, तो वहां पे आपका जो भी नोस्ट्रो अकाउंट है उसको आपने स्क्रूटिनाइज करना है। कहीं कोई इनवर्ड रेमिटेंस तो नहीं आई फॉर अ कस्टमर या एनी एम्प्लॉय और समथिंग लाइक दैट जो कि अनअकाउंटेड है। तो अगर मान लो कस्टमर के लिए आपके पास कोई इनवर्ड रेमिटेंस आई है इन दैट नोस्ट्रो अकाउंट, तो सर इसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक एंड यस इट विल बी अ लाइबिलिटी। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ। तो सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं है, अब्रॉड से कोई बोरिंग वगैरह कर रखी तो दैट विल आल्सो बी अ लायबिलिटी इंक्लूडेड इन द डीटीएल पोजीशन। अब सर इन्होंने कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी दे दी। क्या? मान लो किसी बैंक ने कुछ एलिजिबल क्रेडिट वगैरह लिया है या फिर कुछ आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लिए हैं। सर ये एलिजिबल क्रेडिट और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्यों लिए हैं? ताकि ये फाइनेंस कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को, हाउसिंग लोन्स को। तो सर ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वाली लाइबिलिटी है, एलिजिबल क्रेडिट वगैरह, क्या ये हमारे डीटीएल का पार्ट बनेगा? नहीं, दिस इज एग्जेम्प्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द डीटीएल। तो यू कैन ऑल्सो से दिस इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द डीटीएल। तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लिए हैं, एलिजिबल क्रेडिट वगैरह लिया है, क्यों लिया था बैंक ने? ताकि वो फाइनेंस कर सके इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का हाउसिंग। तो मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसके लिए इन सारी फाइनेंसिंग के लिए जो भी आपने लाइबिलिटी ली उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। इसके अलावा ये कहता है जो भी एलिजिबल अमाउंट है ना ऑफ द एफसीएनआर, एफसीएनआर मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट या फिर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। अब सर इन दोनों में फर्क क्या है? एफसीएनआर और एनआरई। जो एफसीएनआर होता है ना, ये आपका हमेशा फॉरेन करेंसी में होता है, नाम से पता चल रहा है। ये आपका हमेशा आईएनआर में होता है। तो ये कहता है जो भी एलिजिबल अमाउंट है ऑफ द एफसीएनआर और एनआरई डिपॉजिट्स, ये आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट्स का पार्ट नहीं बनेंगे। इसको डीटीएल से अलग रखना। सर कब? जब इनकी मेच्योरिटी 3 साल या उससे ज्यादा है। Whenever the maturity is 3 years and above, तो आप इसको अलग रखोगे। मतलब सर अगर मेच्योरिटी 2 साल की है तो डिपॉजिट्स का पार्ट बन जाएगा, मेच्योरिटी 1 साल की है तो डिपॉजिट्स का पार्ट बन जाएगा। तो अगर 3 साल या उससे ज्यादा की गारंटी है, बंदा पैसा वापस मांगने नहीं आएगा, तो इसको आप एग्जेम्प्ट कर देना। अब सर इसमें 2 चीजें ध्यान रखना। सर क्या? हमें वेरीफाई करना है कि जो भी लोन्स हैं दीज आर रिपोर्टेड इन द फॉर्म ए का रिटर्न, कहीं ना कहीं फॉर्म ए के रिटर्न में होने चाहिए। ठीक है सर। दूसरी चीज आपने देखनी है कि जो भी आप कन्वर्जन कर रहे हो ऑफ द फॉरेन करेंसी, 4 करेंसी इन्होंने बताई हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो और जापानी। इनको आप आईएनआर पे किस पे लाओगे? आरबीआई के रेफरेंस रेट पे। ठीक है सर। अगर इन 4 करेंसीज के अलावा कोई अदर करेंसी है, अगर इन 4 करेंसीज के अलावा कोई अदर करेंसी यानी डॉलर, पाउंड, यूरो, जापानी, इनके अलावा कोई अदर करेंसी है, तो पहले इसको न्यूयॉर्क का रेट यूज करके यूएसडी पे लाओ, फिर यूएसडी से आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज करके आईएनआर पे लाएंगे। तो लॉजिकल सी बात है, इस तरह से आपने आगे चलना है। अब सर इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा एसएलआर और सीआरआर वाला मामला मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये सर हमको कहां मिलेंगे? ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डोंट वरी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फटाफट आ जाओ, एक बार किताब से भी देख लेते हैं क्या लिखा है। क्विक रिवीजन हो जाएगी, फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। रिवीजन 5 मिनट के अंदर अंदर अपन डन करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे एक बार बोर्ड पे फोकस करते हुए चलो, मजा आएगा। हमें सर क्या वेरीफाई करना है? सबसे पहले डिपॉजिट्स यानी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी प्लस उसके अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट। ये कब करना है? 12 डिफरेंट डेट्स विच शुड नॉट बी फ्राइडे। क्यों? क्योंकि सर फ्राइडे को तो कंसोलिडेशन होता ही है। सो आपने आरबीआई का सर्कुलर समझना है, ब्रांच ऑडिटर को बोलना है कि भाई फ्राइडे को और जो डेट्स मैंने सेलेक्ट करी हैं उस दिन पे कैश बैलेंस देख ले। कैश बैलेंस क्यों? क्योंकि हमें लिक्विड एसेट से फर्क पड़ता है। ठीक है सर। हम टेस्ट बेसिस पे यानी सैंपल बेसिस पे डीटीएल पोजीशन चेक करेंगे, कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी और कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। सारे बच्चे बताओ एक्सक्लूड क्या होगा? सर पीपी मुन्नी। ओ माय गॉड, जो हमारी पीपी मुन्नी है अब सर वो बहुत बड़ी
वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो गई है। पीपी मुन्नी का मतलब है पी फॉर पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस इन द पीएनएल अकाउंट एंड लोन्स फ्रॉम बड़े बड़े बैंक। बड़े बड़े बैंक यानी आरबीआई, एक्सिम, एनएचबी, सिडबी, नबार्ड। ठीक है सर। अगले पी का मतलब था पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज, जहां भी आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा है। यू का मतलब था, एम का मतलब है मार्जिन जो आपने फंडेड फैसिलिटीज में ले रखे हैं। यूएन का मतलब है अनएडजस्टेड डिपॉजिट बैलेंसेस, जहां भी लिंक ब्रांचेस के पेबल है बट किसी दूसरी ब्रांचेस ने इसकी पेमेंट कर दी। ठीक है सर। आई का मतलब क्या था, हमारा इंपोर्ट बिल। जब इंपोर्ट बिल में हमें रुपीस में पैसा मिल चुका है बट हमने उसको सन्ड्री डिपॉजिट में रखा है, क्यों? क्योंकि फाइनल रेट पेंडिंग है। तो ये आपका पीपी मुन्नी हो गया पहले। अब सर ये बड्डी हो गई है। बड्डी हो गई यानी सबसे पहले बी बिल डिस्काउंटेड, जो भी बिल डिस्काउंट कर रखे हैं विद द एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये कवर हो जाएंगे। दूसरा बी क्या था, बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। इसके अंदर अगर आपकी कोई लाइबिलिटी आती है तो वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है सर। ए का मतलब है एडवांस इनकम, जो भी इनकम एडवांस में रिसीव हुई है सच एज एनुअल फीस विच इज नॉट रिफंडेबल, वो इसका पार्ट बनेगी। डीडीआई का मतलब क्या है सर? डीडीआई का मतलब है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है। अगेन यहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि क्या दे रखा है इन्होंने। ठीक है सर, मेनली लॉस होना चाहिए। इसके अलावा डी का मतलब क्या है, डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी, ईसीजीसी, इंश्योरेंस कंपनी या कोर्ट रिसीवर, यहां से कोई भी पैसा आया किसी के लिए तो ये आपकी लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगी। एंड आई फॉर नेट इनकम टैक्स प्रोविजन। ठीक है, दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर लाइबिलिटी। अब सर लाइबिलिटी में क्या इंक्लूड होगा? जो भी नेट क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जो भी पैसा दूसरी ब्रांचेस को वो करते हो। इसमें ध्यान रखना, जो भी क्रेडिट एंट्रीज हैं फॉर मोर देन 5 years ओल्ड, इनको आप क्रॉस लेवल पे देखोगे। यहां पे एमसीक्यू बन सकता है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है सर। अब इंटरेस्ट अक्रू कैसे होता है? फोर्टनाइट बेसिस पे होता है, जिसकी फोर्टनाइट रिटर्न भी जाती है। जो भी कैश कोलेटरल है इन कोलेटरलाइज डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, इसमें शुभम सर ने किसका एग्जांपल दिया था? इंटरेस्ट रेट स्वैप का। तो अगर यहां पे कोई भी कैश कोलेटरल आया जो कि आपको सामने वाले को रिफंड करना पड़ेगा, तो वो भी एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसका पार्ट बनेगा। फिर जो आपने बोरिंग्स ले रखे हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जैसे ये आउटसाइड लाइबिलिटी थी कैश कोलेटरल, ये आउटसाइड इंडिया है, तो इनको भी आप ग्रॉस लेवल पे लेके चलोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका दूसरा नाम होता है एडवर्स बैलेंस ऑफ नोस्ट्रो मिरर अकाउंट। एंड ये कहता है नोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन देख लिया करो। कोई भी पैसा रिसीव हुआ है फॉर द कस्टमर्स, इंप्लॉइज और कोई भी लोग जो कि अनअकाउंटेड है, वो बैंक की लाइबिलिटी हो सकता है। अब सर इसकी कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दी, इनको बस समझ के चलना, दैट्स व्हाट आई फील इज इनफ। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में क्या आता है? अगर आपने कोई एलिजिबल क्रेडिट लिया है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड लिए हैं, क्यों? फाइनेंस करने के लिए इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के हाउसेस, तो ये आप एग्जेम्प्ट है। ये सारी लाइबिलिटीज आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, एलिजिबल क्रेडिट और लॉन्ग टर्म बॉन्ड। इसके अलावा जो भी पैसा एफसीएनआर और एनआरई डिपॉजिट में पड़ा है, इफ द मेच्योरिटी इज 3 years एंड अबव, यानी 3 साल तक बंदा पैसा मांगने आने वाला नहीं है, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये कहता है जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं फॉर्म ए रिटर्न में जाएंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपके फॉरेक्स लाइबिलिटीज होती है, एसेट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, इनको आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे एट आरबीआई रेफरेंस रेट। सर अगर ये बाकी करेंसीज में है तो पहले न्यूयॉर्क का रेट यूज करो यूएसडी पे लाने के लिए, और यूएसडी से आईएनआर पे कैसे आओगे? आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज करके। अब सर आरबीआई का एक सर्कुलर है ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर इन द फॉरेन करेंसी। कहीं ना कहीं आप फॉरेन करेंसी एसेट्स वगैरह में भी सीआरआर और एसएलआर मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसे केस में रेफरेंस रेट क्या होगा? सिंपल है, जो भी फॉरेन करेंसी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसके लिए आप रेफरेंस रेट यूज करोगे एफबीआईएल का। एफबीआईएल क्या है सर? ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रेट आप कहीं ना कहीं यूज करके चल सकते हो। अगर लगता है एफबीएल का रेट अवेलेबल नहीं है, एफबीएल का रेट अवेलेबल नहीं है, तो आप न्यूयॉर्क क्लोजिंग रेट ले लो, जिससे आप यूएसडी में जाओ और यूएसडी के हिसाब से फिर आप आईएनआर में कन्वर्ट करके आ सकते हो। अब अदर पॉइंट्स में क्या लिखा है? जो भी बैंक ने कंसोलिडेशन करी है ब्रांचेस वाली, उसको चेक कर लेना। प्लस जो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, फॉरेन ब्रांचेस को भी कंसीडर करके चलना। ठीक है सर। एंड इसके बाद ये कहता है सीआरआर के लिए फॉर्म है फॉर्म ए, एंड एसएलआर के लिए क्या फॉर्म है? फॉर्म नंबर 8। वाओ सर, ये ए ये 8 दोनों हो गए राइमिंग राइमिंग, दोनों हो गए राइमिंग राइमिंग। अब पानी के 2-2 घूंट लगाओ। अब देखते हैं किस बच्चे को कितना समझ आया, अब देखते हैं किस बच्चे को कितना समझ आया। अब एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब भी मजा आएगा ना बिड़ू। आ जाओ मेरे साथ। ये कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सर क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? मैंने कहा आ नहीं सकता, आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है नवंबर 24 एग्जाम्स का, साफ साफ दे सकते हो। इन्होंने इस तरह से पूरा मामला फैला के दिया और फिर बोलता है बताओ डीटीएल पोजीशन क्या होगी, तो 4 ऑप्शन भी दे दिए। तो अब आओ मेरे साथ देखते हुए चलना कैसे खेलना है इसके साथ।
कहता है डीटीएल का बैलेंस है 30 सितंबर को 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 50,000 करोड़ की लायबिलिटी निकाली जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो अगर आपको लगता है कोई चीज इंक्लूड होनी चाहिए तो उसको माइनस मत कर देना, सॉरी उसको अलग से ऐड मत कर देना, ठीक है सर। तो आप देखो क्या क्या एक्सक्लूड होगा। हमें बेसिकली एक्सक्लूड ही तो करना है जब सब चीजें इंक्लूडेड है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी एक्सक्लूडेड। सबसे पहले पीपी मुन्नी, देखते चलना क्या क्या मिलता है। क्या पेड अप कैपिटल पीपी मुन्नी में थी? हाँ सर, ये एक्सक्लूड होगी, मार्क करते हुए चलो। 27,000 एक्सक्लूड। क्या रिजर्व्स भी इसी के साथ थे? हाँ सर एक्सक्लूड। क्या पीएनएल अकाउंट भी इसी के साथ था? हाँ सर एक्सक्लूड। लोन फ्रॉम बड़े बड़े बैंक, लोन फ्रॉम आरबीआई एक्सक्लूड, लोन फ्रॉम एक्सिम बैंक एनएचबी एक्सक्लूड, वेरी गुड। पीपी, पी फॉर पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज फ्रॉम द बोरोवर्स फॉर डाउटफुल डेट, ये भी एक्सक्लूड। अब सर नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये इंक्लूड करना था, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको क्या करेंगे? वही जो हमको करती है, इग्नोर। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ के चलो। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड, इग्नोर। सर क्यों? इंटरेस्ट अक्रूड तो मैंने बोला ही था इंक्लूड होगा, तो इसको भी इग्नोर करो। मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी, ये तो आगे जाके एडजस्ट करना ही है, तो इसको भी एक्सक्लूड करके चलेंगे, इसको भी एक्सक्लूड करके चलेंगे। एम से मुन्नी में एम से यही था ना मार्जिन, हाँ सर। फिर बड्डी हो गई है, बड्डी में आई से क्या था? इनकम टैक्स प्रोविजन, इसको भी एक्सक्लूड करो। कैश कोलेटरल रिसीव फ्रॉम द कस्टमर हु टुक इंटरेस्ट रेट स्वैप, क्या इंटरेस्ट रेट स्वैप को मैं बोल दूं कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, जिसमें आपको कैश कोलेटरल मिला है? हाँ। क्या ये बैंक अपने पास रखेगा या वापस देना पड़ सकता है? सर वापस देना पड़ सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐड होना चाहिए, ऑलरेडी ऐड है, इग्नोर करो, ठीक है सर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईसीजीसी बाय इन्वोकिंग द गारंटी, मुन्नी बड्डी हो गई है, डी फॉर डीआईसीजीसी, ईसीजीसी और कोई इंश्योरेंस की रिकवरी, ये भी एक्सक्लूड होगा। तो पीपी मुन्नी बड़ी हो गई है ना, तो उसको एक्सक्लूड करो, बड़ी हो गई तो उसको हाँ बोलो, हो गया तुम्हारा पीपी मुन्नी बड़ी, एक्सक्लूड। अब अगला एनुअल सेविंग अकाउंट, एनुअल सेविंग अकाउंट फीस रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस में पैसा आया तो रिफंड तो करना नहीं है, तो इसको भी एक्सक्लूड करो। सर ये क्या था? बड़ी हो गई है, ए फॉर एडवांस फीस, वेरी वेरी गुड। बच्चा कह रहे सर बड़ी हो गई तो अब कहाँ जाएगी? पढ़ाई करेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी जिंदगी में, और क्या करेगी, ठीक है सर। आखिरी में आता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी पे कोई लाइबिलिटी आई है, तो मुझे बताओ बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी भी एक्सक्लूड करनी थी? हाँ सर, बी से बड़ी हो गई, बी से बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, ये भी एक्सक्लूड होगा। तो मैं बताऊं ना, आराम से कॉन्सेप्चुअली चलो, उसके बाद छोटी सी टेक्निक यूज करो, पूरा का पूरा मामला हो जाता है। तो क्या क्या एक्सक्लूड होगा? 80, 40, 120, 15, 5। अब सर सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे मेरे साथ, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू दैट विल कम हियर। लेट्स कैलकुलेट टुगेदर। 50,000 माइनस 27,000 माइनस 1650 माइनस 1210 माइनस 575 माइनस 480 माइनस 125 माइनस 80, कितना आया? 1880। 1880, यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, यहीं तक आया था। इसके बाद हमने और बढ़ा दिया, सर यहां से नीचे से लेस करना स्टार्ट करो, माइनस 40 माइनस 120 माइनस 20, 15 और 5 20 हो गया, तो सर कितना आ गया? 18,700। 18,700 का कहीं ना कहीं प्रॉपर डीटीएल निकल के आना चाहिए। सो योर डीटीएल बैलेंस शुड बी 18,700। 18,700। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। सो मेक श्योर एवरीवन यू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, आप इसको सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितनी भी अपडेट्स होती है मेरी तरफ से सारी यहां पे आती रहेंगी। सारी अमेंडमेंट्स का भाई साहब मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको चीजें कवर करा दूंगा कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग के साथ, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ लर्न विद फन। अगर वीडियो देख के एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला हो, मजा आया हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड यस डू लाइक द वीडियो, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। जितने भी अमेंडमेंट्स रिलेटेड पीडीएफ है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, वहां पे आप रेफर करके चल सकते हो। एंड यस स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच सेशंस। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।